हम देखने जा रहे हैं कि इस एक्ट के बारे में क्या एक इंट्रो हो सकता है। तो इस एक्ट का एक इंट्रो अगर हम दें बहुत ही कम शब्दों में, तो आप जो भी अपने आसपास विज्ञापन देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है? वो जो होल्डिंग में होती है, न्यूज़पेपर में होती है, आप अपने मूवी में देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं, आप जहाँ पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसके तरीके से, या आपने कोई भी लेख यानी कि कोई भी लिखने वाली चीज़ होती है वो आपने कर दिया, कोई पेंटिंग आपने, मतलब कैसे भी आपने चाहे लिख कर, विज्ञापन कर कर, रंग बनाकर या कोई ऐसी आकृति बनाकर, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि जो शरीर होता है महिलाओं का उसके प्रति कुछ अशिष्ट रूप से, मतलब जो कि कामुकता न बढ़ाए, वो वाली आकृतियाँ बनाई जाती हैं और यूट्यूब पे काफ़ी आपको ये मिल भी जाएगी और भी काफ़ी सारे जगहों पे। तो इन सब तरीक़ों से अगर आप एक महिला की अशिष्ट रोपण करते हो, महिला के शरीर का अशिष्ट रोपण करते हो, उसको रोकने के लिए अगर आप कर देते हो तो उसके बारे में क्या दंड होगा, उसके बारे में ये एक्ट बात करता है। तो इस एक्ट के बारे में सबसे पहले तो आप चीज़ें जान लो कि ये जो एक्ट है इसका नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर है 60। दूसरा, इसमें दो डेट ध्यान रखना, एक तो है 23 दिसंबर 1986 और ये पूरी तरीके से लागू हो गया था 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, 2 अक्टूबर 1987 को, ये दो डेट ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 में अब 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी इस एक्ट के दायरे में आ गया है, आर्टिकल 370 हटने की वजह से। दूसरा, ये उस तारीख को लागू होता है पूरी तरीके से जब सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचना निकालती है। तो अगर हम सेक्शन 1 के अंदर देखेंगे तो दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो इंडिया, पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। दूसरी बात निकल कर आती है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती है। बस सेक्शन 1 में इतना ही ध्यान रखना है। सेक्शन 2 के अंदर कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? देखो, विज्ञापन को अगर लीगल टर्म में ना समझते हुए भी नॉर्मल तरीके से अपन समझते हैं तो यार, हम जो भी कोई लेबल देखते हैं किसी टॉफ़ी पे या किसी भी कोई, हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, इवन एक पाउडर का डब्बा भी खरीदते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी एक आइटम परचेस करते हैं, उस पर कोई ना कोई लेबल होता है, कोई ना कोई रैपर होता है, वो ठीक है, कवर होता है जिसके अंदर वो, तो उसमें आप किसी भी लेबल में या रैपर में या किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, या आप किसी भी तरीके से कोई नोटिस निकालते हो, कोई परिपत्र निकालते हो, और आपने कभी डीजे वगैरह यहाँ पर भी देखे होंगे, सुने होंगे कि कोई भी ऐसी ध्वनि निकालते हैं, कोई भी अगर धुआं का कोई प्रोडक्ट करते हैं या किसी गैस के माध्यम से अगर कोई भी दृश्य रूपण भी करते हैं, वो सब विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि बहुत जगह बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, मूवी के अंदर स्लाइड्स चल रही होती हैं, सारे तरीके से कुछ बोल का, जैसे ऑडियो, रेडियो वगैरह के अंदर, ऑडियो के अंदर आते हैं, तो सब ध्वनि वगैरह सब अगर आप विज्ञापन करते हो वो सब आएगा विज्ञापन के अंदर। दूसरा, वितरण। वितरण को आप कैसे समझ सकते हो कि अपन कुछ चीज़ों का वितरण पैसों में करते हैं और कुछ चीज़ों का फ्री में भी करते हैं। तो कहता है इसके अंदर चाहे वो फ्री हो चाहे वो अदरवाइज़ हो। तो आप ध्यान रखोगे इसके अंदर जितने भी मैंने हाईलाइट करे हैं वो सब आपके एमसीक्यू हैं। तो अब वितरण के अंदर चाहे मुफ्त हो चाहे अदरवाइज़, तो इसका मतलब आपसे अगर रैंडमली ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या ओनली कंसिडरेशन के साथ, जिसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, समथिंग फॉर समथिंग होता है, वही चीज़ वितरण के अंदर आती है, सब चीज़ें आती है। तो अपन कहेंगे इसमें सब आती है, चाहे वो फ्री हो या अदरवाइज़। तीसरा, जो इस पूरे एक्ट की जान है कि स्त्री अशिष्ट रोपण, ये जो हम इस पूरे एक्ट को पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है इस टर्म को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर। तो 2 क्लॉज सी के अंदर इसको क्या डिफ़ाइन किया गया? कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। आपको सबसे पहले एक स्त्री के बारे में सोचना है कि एक स्त्री है, ठीक है, स्त्री है, फिर क्या? तो स्त्री और उसके शरीर की कोई आकृति बनाते हो आप, ठीक है, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भी अंग का, भाई आपने किसी भी उस शरीर के उसके भाग का कुछ भी आपने कोई अंग बनाया या इस रीति से उसका चित्रण करा, ध्यान रखना रीति से आप चित्रण कर रहे हो, जो क्या अशिष्ट हो। अब कैसे आप अशिष्ट बोलोगे? तो देखो, अपमानजनक है,
निंदनीय है, लोक नैतिकता या लोक आचरण के विकट, भ्रष्ट और क्षति करने की संभावना है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है लेबल, इसी के आगे 2D। लेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ते ही इसके अंदर समझ में आ जाएगा। पैकेज भी कुछ इतनी खास नहीं है, विहित भी इतनी कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमेशा आप पढ़ोगे सेक्शन किसके साथ? सेक्स के साथ। तो ये कहता है कि अशिष्ट रूपण अंतर्विष करने वाली विज्ञापनों को रोक रहे हैं। तो ये कैसे रोक रहे हैं देख लो, वो सारे मैंने हाईलाइट बना रखे हैं कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण होता है, कैसे? प्रकाशित नहीं करेगा, ना ही करवाएगा, प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करेगा और उसमें भाग भी नहीं लेगा। देख लो, प्रकाशित नहीं करेगा मतलब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलूँ कि हम कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर उसमें ये अशिष्ट रूपण हो रहा है, अशिष्ट रूपण कौन सा? जो 2C में डिफाइन किया गया है, तो ना तो मैं उसको प्रकाशन करूँगा और ना ही किसी और से करवाऊँगा। और अगर वो प्रकाशन हो रहा है या प्रदर्शन हो रहा है, मतलब प्रदर्शनी के लगी हुई है, तो आप उसमें पार्ट भी नहीं लूँगा। अगर ये लेता भी हो तो सेक्शन 6 का पनिशमेंट मुझे मिलेगा, वो अपन आगे देखेंगे। सेक्शन 4 को आप 2 चरणों में ले सकते हो। एक तो है इसका जनरल रूल, ये है इसका जनरल रूल, और यहाँ से इसके ये सब अपवाद शुरू होंगे। तो जनरल रूल देख लेते हैं। जनरल रूल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 3 बार ये जो कॉमा कर करके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इनको 2 से 3 बार लिख दो। आपको इसमें से 90% वर्ड 3 बार लिखते ही आपको याद हो जाएंगे। फिर भी एक बार दोहराते हैं। क्या दोहराना है अपन को? पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति का जिसमें किसी भी रूप में स्त्री का अशिष्ट रूपण हो। ये पॉइंट है। आपको 5 से मतलब 3 बार लिख दो, मैक्सिमम आपको 90% सारे वर्ड याद हो जाएंगे। 5 से 6 बार लिख दिया तो पूरे याद हो जाना है। तो क्या नहीं करोगे? उत्पादन नहीं करेगा, आप उत्पादन नहीं करोगे इन सब चीज़ों का। इसमें से अपन एक चीज़ उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पुस्तिका या पुस्तक। तो मान के चलो कोई एक लेखक है, वो क्या कर रहा है, एक अशिष्ट रूपण करने वाला स्त्री के संबंध में पुस्तक बना रहा है। तो कह रहा है कि आप उत्पादन भी नहीं करोगे और ना ही किसी से कराओगे, ना तो आप खुद करोगे ना किसी और से करवाओगे, उसको विक्रय भी नहीं करोगे। भाई अब बनाने वाले ने बना लिया, अब तो कह रहा है बेचोगे भी नहीं आप। नेक्स्ट कहता है कि आप उसके साथ किसी भी तरीके का परिचालित नहीं करोगे। परिचालित का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे मान के चलो आप में से किसी ने भी एक बुक परचेज़ करी, उसने आगे से आगे उसको दे रहा है, तो वो भी नहीं करोगे। और बाय पोस्ट भी नहीं करोगे। तो ये एक है जनरल रूल। अब अपन देखेंगे इसके एक्सेप्शन, अपवाद। तो अपवाद को मैं आपको एक बार की पॉइंट बता देता हूँ। पहला आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखोगे कि न्यायोचित है किसके अंदर? लोक के अंदर, लोक व्यवस्था के अंदर। दूसरा अपना वही धार्मिक वाली जहाँ बात आ जाती है, तो एक बार वो देख लेते हैं। ये कहता है ये सारे पॉइंट जो अपन ने अभी 2 से 3 बार पढ़े, लिखे 5 बार तक, वो सारे पॉइंट है। ये कहता है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण न्यायोचित है। मतलब लोक कल्याण कैसे होगा यार? ऑब्वियसली साइंस है, हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं। कोई भी आर्ट है, कोई भी लिटरेचर यानी साहित्य है, विज्ञान है, ठीक है, या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्य के लिए। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक उठाते हैं, जैसे अपन साइंस की किताबों में देखते हैं फ़ोटो बनी हुई होती है, तो वो अशिष्ट रूपण के अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेक्शन 4 के अपवाद के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम। अब अपन जैसे ये तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं तो मोहनजोदड़ो है, उसकी खुदाई, उसमें से कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी निकली थी जिनमें नग्न अवस्था के अंदर मूर्ति थी, तो कहते हैं वो भी इसके अंदर अशिष्ट रूपण में नहीं आएगी। फिर अपन कहीं ऐसे मंदिर भी होते हैं जहाँ पर दीवारों पे जैसे पोजीशंस वगैरह बनी रहती है, तो वो सब वगैरह भी इसके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि आप जो ये मूवी वगैरह देखते हैं, इसके अंदर भी तो कई ऐसे विज्ञापन होते हैं, कई ऐसे प्रकाशन होते हैं जिसके अंदर अशिष्ट रूपण होता है। तो कहता होता है, वो तो आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो पार्ट बी के अंदर आते हैं। पार्ट बी ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए, चलचित्र अधिनियम के भाग 2, सॉरी भाग बी नहीं है, पार्ट 2 है, तो पार्ट 2। तो एक बार हम सेक्शन 5 को स्किप करते हुए एक बार सीधा जाते हैं सेक्शन 6 में, जो 3 और 4 के रेफरेंस में बात करता है।
तो कहता है आपने 3 और 4 के अगर ये उल्लंघन कर दिया तो पहली बार तो आपको किसी भी भांति का करार, ध्यान रखना ये MCQ है, किसी भी भांति का मिल सकता है, सिंपल मिल सकता है, रिग्रेस मिल सकता है, तो 2 साल तक की होगी। एंड और है, ध्यान रखना, और एंड जुर्माने से जो कितना होगा 2000। अब आपने सेकंड टाइम करा या बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखना कितना है कि 6 महीने से कम का नहीं होगा फ़ाइन, और 6 महीने से कम का नहीं होगा कारावास, और 5 वर्ष तक का हो सकेगा, ठीक है। फिर बात आती है कि फ़ाइन कितना होगा, तो कहता है 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा और 1,00,000 रुपये तक हो सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको हमेशा ध्यान रखना। अब बात आती है वापस एक बार ऊपर सेक्शन 5। सेक्शन 5 देखो मोटा मोटा सा, उसमें जो की पॉइंट है वो समझ लो। आपने क्या करना है, गवर्नमेंट ध्यान रखनी है, कौन सी गवर्नमेंट है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी, स्टेट गवर्नमेंट है। वो क्या कर रही है, एक राजपत्र अधिकारी गेजेटेड ऑफिसर को बोल रही है कि आपके जुरिडिक्शन के अंदर आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है, वहाँ पर सर्च करना है, प्रवेश करना है, तलाशी लेनी है। अब वो क्या करेगा भाई, उसको जैसी भी आवश्यकता है लोगों की, या जैसी भी उसको लगता है कि मुझे उस समय ज़रूरत है, वो सहायता लेगा। और क्या क्या करेगा, देखो पहले पॉइंट में लेता है तलाशी, दूसरे पॉइंट में कर रहा है चीज़ों को अभिग्रहित, तीसरे पॉइंट में कर रहा है उसको परीक्षा, जो उसको लगता है साक्ष्य में प्रयोग आ सकती है उसको अभिग्रहित भी कर रहा है। तो ये पॉइंट है, बस इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि वो एंट्री कर सकता है, तलाशी ले सकता है, एग्ज़ामिन कर सकता है, सीज़ कर सकता है। बट जो पॉइंट है ध्यान रखने का वो ये प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो कहता है कि अगर वो निवास गृह हैं, प्राइवेट निवास गृह हैं, तो वारंट के बिना उसमें प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, वारंट के बिना प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमने ये पार्ट देख ली, इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ोगे आपको समझ, बस की पॉइंट ध्यान रखना है कि तलाशी हो रही है, अभिग्रहित हो रहा है, परीक्षा हो रही है, उसको जब्त किया जा रहा है, मतलब अभिग्रहित किया जा रहा है। और प्राइवेट अगर वो निवास गृह हैं तो वारंट के बिना आप एंट्री नहीं ले सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रोविज़ो क्या कहता है, नेक्स्ट प्रोविज़ो कहता है कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपके सामने कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट पड़ा है, रजिस्टर पड़ा है, या कुछ भी आपके सामने पड़ा है, उसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है। अब मान के चलो वो जो लेबल है, उस लेबल में कोई अशेष रूपण वाली बात है, तो अब उस पूरे के पूरे मटेरियल को अगर नहीं ले जा सकते हैं, पूरे के पूरे अगर उस प्रोडक्ट को नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ उतने पार्ट को काट कर, उखाड़ कर किसी भी तरीके से वो ले जाया जा सकता है, चाहे उस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू गिरती हो। बस ये चीज़ों को दिमाग में रखना और ये प्रोविज़ो पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर आप वही CRPC, जहाँ तलाशी की बात आए तो फिर वहाँ पर CRPC के सेक्शन 93, 94, 97, 98 वो जो याद आ रहे हैं आपको, वो सब। तो यहाँ पर अब वो ध्यान रखना है कि जो 94 सेक्शन है CRPC का, वो इस वाली तलाशी के अंदर लागू होगा। और जैसे ही वो सारी संपत्तियाँ ले ली जाती है, उसकी भाई ऑब्वियसली जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास में एक लिस्ट भेजोगे कि साहब हमने ये ज़ब्त कर लिया। अब अपन देखते हैं कंपनी वाला, सेक्शन 6 तो हो ही चुका है। कंपनी देखो, जिसने NI एक्ट का सेक्शन 141 पढ़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, NI एक्ट का सेक्शन 141 पढ़ा है, उसको तो भाई देखो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, ठीक है। जब NI देखेंगे तब बता दिया जाएगा। अब बात चलते हैं सेक्शन 8 पे। नेचर बात करता है। नेचर ये कहता है कि इसकी नेचर कैसी होगी, तो नेचर है इसकी बेलेबल और कॉग्निजेबल। अब ये बेलेबल का है, अगर आप रेफरेंस मारें, अगर हम लिंक बैठाएं CRPC से तो 2A, और अगर कॉग्निजेबल का बताएं तो 2C। बेहतर जानकारी के लिए आप इनको रेफ़र करिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है वही कि अगर भाई गुड फेथ में कोई काम कर रहे हो तो किसी भी तरीके की सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर अराइज नहीं होगी। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुड फेथ में काम कर रहे हो तो प्रोटेक्शन मिलेगा। और लास्ट सेक्शन कहता है कि इसमें जो भी पंचायत करेंगे रूल मेकिंग की, वो कौन बनाएगा, तो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बस यही एक्ट है, इसके अंदर और कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, ये जितने भी हाईलाइट पॉइंट हैं ये आपकी नज़र से ना चुक पाए, क्योंकि यही आपके MCQ हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो पनिशमेंट सेक्शन 6 के अंदर मैं ये हाईलाइट करना रह गया था, तो ये वाला पार्ट एक बार देख लेना, हाईलाइट कर लेना अच्छे से। ये नेचर ध्यान रखना, किसी भी नेचर का हो सकता है। देखो जो इम्प्रीजमेंट है वो किसी भी भांति का हो सकता है, ठीक है।